नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के ठीक 7:30 बज चुके हैं। प्रदेशवासियों के लिए बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। देहरादून से खबर आ रही है, बारिश यहां पर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। 4 नेशनल हाईवे समेत 146 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 3 सितंबर तक बारिश इसी तरह से जारी रहने वाली है। तो 3 सितंबर तक मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। ये बारिश का सिलसिला 3 सितंबर तक यूं ही चलने वाला है। पहाड़ पर होती बारिश, नदियां नाले उफान पर और हर दिन लोगों को परेशानियों से गुजारना पड़ रहा है। तो इस वक्त आपको बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं। 4 नेशनल हाईवे समेत कुल 146 सड़कें हैं जो प्रदेश में इस मानसून के चलते बंद है। और अब 3 सितंबर तक का समय और प्रदेशवासियों को देखना पड़ेगा यूं ही तेज बारिश का। इस बीच आपको यह भी जानकारी दें, टनकपुर टू चंपावत हाईवे आज 30 अगस्त से अगले 16 सितंबर तक के लिए हर दिन 6 घंटे वाहनों के लिए खोला नहीं जाएगा। जी हां, 16 सितंबर तक के लिए हर दिन 6 घंटे वाहनों की आवाजाही के लिए यह बंद रहने वाला है, नहीं खोला जाएगा। धौन के पास ऑल वेदर सड़क के लिए बनने वाली साइड वैली निर्माण के चलते प्रशासन ने यह फैसला किया है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक और शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक हाईवे जो है वो धौन के पास बंद रहने वाला है। ध्यान से देखें प्रदेशवासी इस खबर को, बेहद जरूरी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। दिन में महज 6 घंटे ये सड़क बंद होने की वजह से सीमांत के 2 जिले चंपावत और पिथौरागढ़ के लोगों को सीधा पड़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात से। उनसे लाइव हम जुड़ चुके हैं। सुनील नप्रभात, एक तरफ मौसम की मार, लगातार होती बारिश और दूसरी तरफ टनकपुर टू चंपावत हाईवे आज 30 अगस्त से अगले 16 सितंबर तक के लिए हर दिन 6 घंटे यहां पर वाहनों की आवाजाही बंद रहने वाली है। तो प्रदेशवासियों को मौसम की मार भी झेलनी पड़ेगी, साथ ही इस हाईवे को ना इस्तेमाल करने के लिए भी अब समय देना होगा। बिल्कुल कंचन, ऐसे में एहतियात जरूरी है और यदि जरूरी ना हो तो लोगों को आवागमन से बचना चाहिए। ये एडवाइजरी भी जारी की गई है और जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि 3 सितंबर तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। खासकर 1, 2, 3 सितंबर को और ज़्यादा तेज़ बारिश होने की संभावना है। जहाँ तक बात करें ऑल वेदर रोड की, तो खासकर जो चारों धामों को जाने वाले मार्ग हैं, इस कटिंग के कारण ही लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पहाड़ आधे अधूरे काट कर छोड़ दिए गए हैं वो इस बरसात में कहर बनकर लोगों पर टूट रहे हैं। और इसी का कारण है कि प्रदेश में अभी तक इस मानसून काल में करीब 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 146 करोड़ का अभी तक मोटा जो अनुमान है केवल लोक निर्माण विभाग को मानसून के इस काल में नुकसान हो चुका है। 22 से अधिक पुल प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी 146 के आसपास सड़कें बंद हैं और इन सड़कों के बंद होने से जो कनेक्टिविटी है गाँवों की, दूर दराज के क्षेत्रों की, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है और इसके चलते जनजीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो लगातार बारिश आज भी लगातार जारी है, पहाड़ से लेकर मैदान तक तमाम जिलों से जो हमें अपडेट मिल रहा है। और वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि 3 सितंबर तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो लिहाजा लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक सवाल ये कि सुनील प्रभात, टनकपुर टू चंपावत का जो हाईवे है जो कि अब अगले 16 सितंबर तक के लिए बंद रहने वाला है 6 घंटे के लिए, तो इसका और विकल्प क्या है वहां रहने वाले लोगों के लिए? देखिए, इसके वैकल्पिक रूट तलाशे जा रहे हैं। खासकर 2 मोटर मार्ग अभी बंद चल रहे हैं। आपने देखा कि जो बद्रीनाथ हाईवे है वो तोता घाटी के पास पिछले जुलाई महीने से लगातार बंद पड़ा हुआ है। तो इसके लिए वैकल्पिक रूट लोगों को दिया गया है। तो ठीक इसी तरह से जो टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे है इसको भी बंद कर दिया गया है रोड कटिंग के कारण, क्योंकि बरसात के इस मौसम में लोगों के लिए ये मार्ग और दिक्कत वाले हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि जो पहाड़ आधे अधूरे काटे हैं उनकी कटिंग पूरी तरह से हो सके, कोई नुकसान न हो, इसके लिए मार्गों को ऐसे स्थानों पर, खासकर जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, वहां पर मार्गों को बंद कर दिया गया है और वहां पर कटिंग का काम चल रहा है। तो टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे भी बंद किया गया है। हालांकि बीच बीच में लोगों को आवागमन के लिए इसमें सुविधा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल मार्ग बंद रहेगा। शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे थे। इस बीच आपको यह भी एक बड़ी अपडेट दे देते हैं कि दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने पर अब रोक हट चुकी है। अब राज्य में आने वालों को ई पास नहीं लेना होगा। हालांकि आने से पहले दून स्मार्ट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये आपको हम बता रहे हैं अनलॉक
के बारे में अनलॉक होते देश में ये एक बड़ी राहत प्रदेश आने वाले लोगों के लिए। उत्तराखंड आने वालों को जहां पहले ई पास बनवाना पड़ता था, हालांकि अब ये नहीं करवाना होगा, पर उनको फिर भी दून स्मार्ट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा प्रदेश में आने के लिए। बुलेटिन में अब आपको बताएंगे कोरोना अपडेट प्रदेश की, जहां पर शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 658 नए मामले सामने आए। कोरोना की वजह से कल 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना की वजह से प्रदेश में 250 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना की कुल अभी मामले 18,000 के पार पहुंच चुके हैं। 18,500 के पार पहुंच चुके हैं। 18,500 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। साथ ही 5700 से ज्यादा एक्टिव अभी भी मरीज हैं प्रदेश में। यहां आपको जानकारी दें कि बीते 2 दिन में 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना के चलते। उत्तराखंड में कोरोना पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो 17,500 का यह आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो वहीं कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद अस्पतालों में बेड जो हैं वो फुल हो गए हैं। अस्पताल के लिए क्या है सरकार की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में कोविड पेशेंट हेल्थ डिपार्टमेंट की परेशानी बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में कोरोना पेशेंट के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। तो वहीं अब वीवीआईपी भी कोरोना की चपेट में हैं। इसलिए अधिकारी भी खास तौर पर हिदायत दे रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कहते हैं कि अस्पताल में डेली पेशेंट आ रहे हैं और रिकवरी भी हो रही है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल को भी आगे आकर मदद करनी चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको भी जो है निर्देशित कर दिया गया है और मुझे लगता है जल्द ही वो लोग भी जो है कोविड के पेशेंट्स को और आईसीयू में और अन्य वार्डों में रख लेंगे। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि 4 लाख से ज्यादा लोग अन्य राज्यों से लौट कर आए हैं, इसीलिए टेस्ट बढ़े हैं और पेशेंट भी बढ़ेंगे। इसीलिए खासतौर पर 4 जिलों में हॉस्पिटल के अलावा क्वारंटीन सेंटर्स बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जहाँ तक केसेस बढ़ने की बात है, केसेस बढ़ेंगे क्योंकि टेस्टिंग बढ़ी है, सैंपलिंग बढ़ी है। तो जैसे जैसे हम सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो केसेस निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि 4.5 लाख लोग बाहर से रिटर्नीज आए हैं हमारे यहाँ। कोरोना पेशेंट का आंकड़ा पिछले 2 हफ्तों में तेजी से बढ़ा है। इससे स्वास्थ्य विभाग से लेकर राज्य सरकार तक की परेशानी बढ़ गई है। अब जरूरत जागरूकता और सावधानी दोनों की है, तभी कोरोना से देश जीत पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून से खबर आ रही है, बीजेपी कार्य समिति की घोषणा आज हो सकती है। बीजेपी कार्य समिति की घोषणा आज हो सकती है। कार्य समिति सदस्यों की सूची हो चुकी है पूरी तरह से फाइनल। अब प्रत्येक विधानसभा से कार्य समिति में होता है 1 सदस्य। 31 अगस्त को प्रस्तावित है नवनिर्वाचित कार्य समिति की बैठक का कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि सचिवालय में महाकुंभ 2021 को लेकर अखाड़ा परिषद के संत समाज पदाधिकारियों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग की है। कुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। सीएम त्रिवेंद्र ने मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ की तैयारियां लगातार चल रही हैं। पूरी कोशिश है कि दिसंबर तक सभी काम पूरे हो जाएं। सभी विभागों को इसके निर्देश दे दिए जाएं, जिम्मेदारियां दे दी जाएं। कोविड के चलते महाकुंभ का स्वरूप कैसा होगा, इस पर फरवरी में ये फैसला लिया जाएगा। संतों को बहुत बधाई दी है कि जब कोई संत हमारे ब्रह्मलीन हो जाते थे तो उनको जल समाधि दी जाती थी गंगा जी में। अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया कि अब जल समाधि नहीं बल्कि संतों को भू समाधि दी जाएगी। बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है यह अखाड़ा परिषद का। साथ ही जो कुंभ की जो तैयारियां चल रही हैं उनकी हम एक तरह से रूटीन समीक्षाएं हम लोग करते रहते हैं, तो उसी की समीक्षा आज थी। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर सीएम ने महिला शक्ति से संवाद प्रोग्राम में कहा कि राज्य सरकार महिला कल्याण और महिलाओं के आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान वेबिनार में सीएम ने कोविड के दौरान आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, महिला मेडिकल और पुलिस स्टाफ के सहयोग की तारीफ भी की। और इस वेबिनार में अलग अलग क्षेत्रों की जानी मानी महिलाएं जुड़ी थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी,
हंस फाउंडेशन की फाउंडर माता मंगला, क्रिकेटर एकता बिष्ट मौजूद रहीं। बीजेपी की चैंपियन को नसीहत, पार्टी की रीति और नीति के अनुसार चले चैंपियन। ये आपको बता रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विवादास्पद वीडियो सामने आया चैंपियन का, अब जिस पर बीजेपी ने चैंपियन को वापसी के बाद ये बड़ी नसीहत दी है। और वही विवादित वीडियो आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पूरे लाव लश्कर के साथ। देखिए यहां पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। शनिवार को पार्टी महामंत्री अजय कुमार ने चैंपियन से मुलाकात की। अजय कुमार ने चैंपियन को विवाद में ना पड़ने की हिदायत दी। और अब बात करेंगे महेश नेगी की। देहरादून में महेश नेगी के मामले पर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला अब कोर्ट पहुंच गई है। महिला ने कोर्ट में अपनी शिकायत दी है। देहरादून पुलिस ने शिकायत की महिला पर अब तक केस नहीं किया है और इसीलिए महिला अब कोर्ट की शरण में पहुंची है। महिला ने आरोप जड़ा है कि महेश नेगी उसकी बच्ची के पिता हैं। वो महेश नेगी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रही है और इस मामले पर महेश नेगी की पत्नी ने महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। अब पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया, लेकिन महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था, लिहाजा अब महिला कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार की नाक के नीचे कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। बीजेपी ने कहा कि खजान दास ने कहा है कि किशोर उपाध्याय को उनकी पार्टी में ही तवज्जो नहीं मिलता, इसीलिए मीडिया में आने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं। 60% तक जो है वो कमीशन खाया जा रहा है। विधायकों को ये कह दिया गया है कि साहब अपने विधानसभा क्षेत्रों को लूटने का काम करिए और जब तक ये लोग नहीं कहेंगे तब तक किसी दूसरे को जो है ठेका नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की अगर स्थिति हो गई है तो मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देवभूमि, जिस भूमि ने गंगा पैदा की है, माँ गंगा, वहाँ ये स्थिति हो डबल इंजन में, तो मेरे ख्याल से सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। किशोर उपाध्याय जी किशोर जी जैसी बातें करते हैं और उनका जो तथ्य है, उनके जो बातों का सारांश है, उनकी ही पार्टी उनको समझ नहीं पाती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाने से पहले अपने आप में सोचें कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। और अब बढ़ेंगे आगे। पूर्व सीएम हरीश रावत की बात करेंगे, जो अक्सर खाने पीने की वीडियो शेयर करते हैं, कभी आम, कभी काफिल, कभी रायता, और इस बार मसूरी के पास भट्टा गांव के भट्टे का वीडियो हरीश रावत ने शेयर किया, जिसमें वो खुद भुट्टे को माफ कीजिए भूनते हुए नजर आए। वहाँ का भुट्टा है, भगवानपुर का भुट्टा, तो ये भी भट्टा गांव में भुट्टा भून रहे हैं। बिहार से मुजफ्फर, अक्सर उत्तराखंड के खान पान को लेकर हरीश रावत इस तरह की वीडियो शेयर करते हैं और ऐसा ही एक और वीडियो आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मसूरी के भट्टा गांव और उससे लगे हुए वैसे तो सारे जौनपुर क्षेत्र में वहाँ का भुट्टा है, भगवानपुर का भुट्टा, तो ये भी इसका बीज हमने बिहार से मुजफ्फरपुर से मंगाया था, तो ये भी अपने तरीके का स्वादिष्ट भुट्टा है। तो भट्टा गांव के भुट्टे का वीडियो आप देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे थे, जल्द लौटेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। अब आपको बताएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा की है। रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच ये डील 24,713 करोड़ रुपए में हुई है। दोनों कंपनियों के बीच में ये डील एक विशेष स्कीम के तहत की गई है, जिसमें फ्यूचर ग्रुप भविष्य में बिजनेस करने वाली कुछ कंपनीज को फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में विलय कर रहा है। खबर पिथौरागढ़ जिले से, जहां के पंचायत अध्यक्ष के पति बीरेंद्र बोहरा को अवैध खनन और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बोहरा जेल की जाने से बचने के लिए खुद को हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान भाजपा के दूसरे गुट ने जिला अस्पताल में हंगामा कर डाला
और इस गुट का कहना है कि बोरा पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जेल जाने से बचने के लिए हॉस्पिटलाइज होना चाहते हैं। वीरेंद्र बोरा की पत्नी दीपिका बोरा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। यही नहीं, वो भाजपा से भी जुड़ी हुई हैं। दीपिका के भाजपा से जुड़े होने के कारण से ही मामला तूल पकड़ने लगा है। भाजपा का एक गुट जहां पर वीरेंद्र बोरा को बचाना चाह रहा है, तो वहीं दूसरा गुट जो है उन्हें सीधा जेल की सलाखों के पीछे देखना चाह रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं जेईई और नीट परीक्षा को लेकर भले ही राजनीति शुरू हो गई हो, लेकिन उत्तराखंड में छात्र परीक्षा के पक्ष में नजर आए हैं। प्रदेश भर में 5000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम्स कराने को लेकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा चुके हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि पहले ही 4 महीने का समय उनको मिल चुका है। जो बच्चे अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं वो सभी चाहते हैं कि उन्हें ये एग्जाम देना चाहिए। और शिक्षाविद भी मानते हैं कि बच्चों को लेकर सियासत ठीक नहीं है, एग्जाम होने चाहिए। एग्जाम्स होने वाले हैं, डेफिनेटली होने चाहिए और इसी टाइम होने चाहिए, क्योंकि 4 महीने वैसे भी एक्स्ट्रा मिल चुके हैं और इसके लिए हमें काफ़ी प्रिपरेशन का टाइम मिल चुका है, तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसमें सरकार को ऐसा प्रिकॉशन लेने चाहिए और हम भी अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन लेंगे। मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और SOP प्रॉपर्ली फॉलोड होनी चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम। एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। हाँ, ये कोविड समस्या है, तो इस समस्या का कोई अभी लास्ट डेट तो आया नहीं है कि इस दिन तक ये ख़त्म हो जाएगा। इसके वजह से हम उन बच्चों को जिन्होंने कई सालों से तैयारी करते आ रहे हैं। बढ़ते आगे, नैनीताल से खबर आ रही है। नदी किनारे नाप भूमि में खनन का मामला सामने आया है। सरकार की अधिसूचना पर हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। 5 मई को राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। नदी किनारे नाप भूमि पर दी गई थी खनन की अनुमति। रिवर बैंक्स और रिवर बेड का मालिकाना हक राज्य सरकार का होता है और रिवर का मैनेजमेंट सेंट्रल लिस्ट में होता है। इसलिए राज्य सरकार निजी व्यक्तियों को राजकीय भूमि पर लाभ उठाने का मौका जो दे रही है वो गैर कानूनी है। तो इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रीमा फेसाई इसको सही माना और राज्य सरकार की इस नीति पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी। और आइए बढ़ते हैं आगे, तूफानी अंदाज में आपको दिखाते हैं टॉप 10 पहाड़ की खबरें।